नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, कल भारतीय वायुसेना के एसीएम यानी कि एयर चीफ मार्शल ने आईएफ डे से पहले एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था, जहां पर इन्होंने भारतीय वायुसेना के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं तो उनके बारे में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था। और इसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अस्त्रा MK2 मिसाइल है तो उसको लेकर के जो नई डिटेल्स हैं वे सामने आई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने तेजस MK1A, तेजस MK2 और साथ में जो MMRC डील है इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो जब इन्होंने भारतीय वायुसेना की MMRC डील के बारे में यहाँ पर बातचीत की तो उस समय इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि डेफिनेटली भारतीय वायुसेना यहाँ पर जो MMRC डील है इसको करेगी और इसके माध्यम से जो 6 स्क्वाड्रंस हैं उनको अपने बेड़े में एक्टिव करेगी। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने जो आंसर इस डील को लेकर के दिया है तो उससे अब ये उम्मीद जगती है कि हमारी जो MMRC डील है तो इसमें हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट है उनको भी खरीदा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो आईएफ के एसीएम है तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो MMRC डील है तो इसमें 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट है उनको तो हम परचेज करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं जैसे कि F-35, F-22 रैप्टर, एमका के F-21, तो इन कैटेगरी के जो फाइटर जेट है तो इनको भी MMRC डील के माध्यम से यहाँ पर परचेज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आप सबको पता होगा कि लगातार भारत के अंदर MMRC डील को लेकर के जो डीले है तो इसको लेकर के आलोचना होती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका भी आंसर किया गया है। तो जब हमने MMRC डील के माध्यम से लगभग 150 के आसपास जो फाइटर जेट है इनको लेने की बात कही थी तो उस समय हमारी जो आवश्यकता थी वो अलग थी और आज के हिसाब से हमारी जो आवश्यकता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। और लगातार पूरी दुनिया में वॉरफेयर के जो तरीके हैं वे भी बदलते जा रहे हैं, जिससे कि आज की तारीख में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 साल पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना OEM यानी कि जो कि फाइटर जेट को बनाते हैं तो उनसे ये भी बातचीत कर रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वदेशीकरण है वो भी किया जा सके और साथ ही साथ यहाँ से जो बेस्ट ऑफर है उसकी भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा डिमांड की गई है। तो ये तो कुछ बेसिक से कारण है जिनके कारण यहाँ पर आप सबको MMRC डील के अंदर डीले देखने को मिलता है। इसके अलावा जो MMRC डील है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील है। इस डील की जो अमाउंट है तो उसे लगभग 20 बिलियन US$ के आसपास का बताया जाता है। तो इस कारण से आप यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि हमारा एक ये भी एम है कि इस डील का ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो वापस से भारतीय इकोनॉमी के अंदर आ सके। जैसे कि हमने INS विक्रांत को यहाँ पर तैयार किया तो उसका लगभग माना जाता है कि 80% से भी ज़्यादा का जो अमाउंट है वो वापस भारतीय इकोनॉमी को मिल चुका था। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि MMRC डील के तहत अगर हमको एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट परचेज ही करना है तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर बेसिकली दुनिया में आप सबको कहीं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं वही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल 5th जनरेशन के फाइटर जेट है तो उनमें Su-57 और साथ में जो अमेरिकन F-35 फाइटर जेट है यही आप सबको ऑपरेशनल देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके अलावा अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है तो वो भी एक ट्रूली 5th जनरेशन ऑपरेशनल फाइटर जेट है, लेकिन खुद अमेरिका की जो US कांग्रेस है तो इन्होंने इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। तो ऐसे में भारत के सामने केवल 3 ही ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिससे कि हम एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को यहाँ पर परचेज कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो F-35 है, Su-57 है और खुद का M का फाइटर जेट है। तो अब हम भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है इसके मायने और साथ में ये जो तीनों फाइटर जेट है इनके केस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशियन Su-57 की। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इस फाइटर जेट को रशिया के साथ मिलकर के डेवलप कर रहे थे जिसे FGFA प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत को कहीं जो बैकलैश है उनका सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो रशिया ने Su-57 की काफ़ी सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है तो वे भारत को देने से मना कर दिया, जबकि भारत का यहाँ पर यह प्लान था कि हम इस फाइटर जेट में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं तो इससे हमें जो टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उसी से हम खुद का जो M का फाइटर जेट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी से डेवलप कर लेंगे। इसके बाद ये जो Su-57 है तो ये एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। खास तौर पे इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसके ऊपर कई बार जो क्वेश्चंस हैं वे यहाँ पर उठाए जाते हैं। इसके जो इंजन्स है वे भी आप सबको किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट के देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इस फाइटर जेट में और भी ऐसी कई सारी कमियां हैं जिनको
हमारी आवश्यकता के अनुसार इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप मान करके चलिए कि हम यहाँ पर फैसला करते हैं कि हमको तो Su-57 फाइटर जेट ही लेना है। तो ऐसे में हम बार बार अमेरिका के जो काटसा प्रतिबंध है इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले से ही S-400 की जो डील है तो वहाँ पर हमको एक स्पेशल जो वेवर है वो यहाँ पर दे चुका है। और अगर दोबारा से इनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो सबसे पहले तो इनकी जो खुद की जनता है वही इनके ऊपर सवाल उठाने लगेगी, और इसके बाद जो Su-57 है इसके चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसी कारण से कम हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिकन F-35 के केस की। तो सबसे पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा जो हार्ड कंडीशंस है तो वहीं पर F-35 को एक ऑप्शन के तौर पर देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जो F-35 फाइटर जेट है इसकी जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर ओवरऑल यूएस नेवी और साथ में यूएस की वायुसेना के हिसाब से देखते हैं तो ये जो फाइटर जेट है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी जो मेंटेनेंस है उसकी डिमांड करता है। भले ही आज की तारीख में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 77 से लेकर के 80 मिलियन US डॉलर के आसपास की आ चुकी है, और इतने ही कॉस्ट में आप सबको जो राफेल फाइटर जेट है वो भी मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम पहले से ही जो रशियन S-400 है उसको परचेज कर चुके हैं, और आप सबने देखा होगा कि अमेरिका लगातार कोशिश करता है कि उनके जो F-35 फाइटर जेट है तो इनको S-400 से काफ़ी ज़्यादा दूर रखा जाए। अगर रशिया अपने S-400 को कहीं डिप्लॉय कर देता है तो ऐसे में अमेरिका कोशिश करता है कि वहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान भी जो इनके F-35 फाइटर जेट है ये ना ही फटके। और ये वही S-400 है जिसके कारण अमेरिका ने तुर्की जैसे अपने नाटो के एलाई को लात मार के इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया हो। और अगर आप F-35 को भारत के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें इतना ज़्यादा फिट भी नहीं बैठता है। तो अगर हमको F-35 जैसा यानी कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेस ही करना है जो कि केवल स्पेशल जो मिशंस है उन्हीं के दौरान यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसे में हमारे लिए जो खुद का ऑप्शन यानी कि M का है वही सबसे ज़्यादा बेटर होगा। और पास्ट में भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है जहां पर ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि अगर भारतीय वायुसेना के द्वारा MMRC डील को कैंसिल किया जाता है और इसके बाद अगर भारतीय वायुसेना अपने जो स्क्वाड्रन संख्या है तो उसको 42 से बढ़ा करके 55 के आसपास या फिर 50 के आसपास का करने की सोचती है, तो ऐसे में डेफिनेटली जो हमारे M का फाइटर जेट है इनके नंबर 200 से ज़्यादा होने वाले हैं। पहले ही इनके जो नंबर है वे आप सबको 100 से ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे जो तेजस MK2 है उनको भी MMRC डील के कैंसिल होने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें तब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ये जो 6 स्क्वाड्रन है MMRC डील के तो इनको 2030 तक अपने बेड़े में एक्टिव करने का प्लान किया है, जो कि एमका के साथ तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो तेजस MK2 है इनके साथ इनको ऑपरेशनल किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।